हम लोगों ने वेब की बात इसके पहले के लेक्चर्स में किया है, जिसमें हम लोगों ने ये समझाने की कोशिश किया था कि वेब कहते किसे हैं, वेब क्या होता है और डिस्टरबेंस के प्रोपेगेशन को वेब कहते हैं, ये कहने का फिजिकल मीनिंग क्या है। तो इन जनरल किस तरह के फिजिकल फिनोमेनन को वेव कहा जाता है और कोई भी वेव किस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है, प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव के क्या इक्वेशंस होते हैं, स्टेशनरी वेव का क्या इक्वेशन होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया है। तो व्हाट एक्चुअली अ वेव इज, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के पास अब है। आज के लेक्चर में हम लोग एक खास तरह के वेव, साउंड वेव की बात करेंगे। तो ये जो साउंड वेव है, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है मतलब ये एक ऐसा वेव है जिसके प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये एक ऐसा वेव है जिसके प्रोपेगेशन में मटेरियल मीडियम प्लेज रोल। मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के लेयर्स रोल प्ले करते हैं वेव को प्रोपेगेट करवाने में स्पेस के एक रीजन से दूसरे रीजन में। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब ये हो गया, दिस वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव। और दूसरा शब्द मैंने कहा, ये मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं, हम लोगों ने जब वेव का इंट्रोडक्शन किया था उसी समय बताया था कि अगर मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के एलोंग, जिस लाइन के एलोंग वेव प्रोपगेट कर रहा है, एलोंग द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस ऑसिलेट करे। अगर वेव इस डायरेक्शन में आगे प्रोपगेट कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी लाइन के एलोंग वाइब्रेट करें, तो ऐसा वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाता है। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सबसे पहले हम लोग ये समझाने की कोशिश करेंगे कि साउंड वेव के प्रोपगेशन का मैकेनिज्म क्या है। जैसे स्ट्रिंग वेव का एग्जांपल लेकर के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने समझाया था कि जब स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन के थ्रू मीडियम के इलास्टिक चेन के से होते हुए डिस्टरबेंस किस तरह से स्ट्रिंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कम्युनिकेट होता है। तो उसी तरह से साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ती है, इस बात को हम लोग अभी पहले समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग गैसियस मीडियम में साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, इसको पहले समझेंगे। तो कोई भी जो गैसियस मीडियम है या कोई भी जो फ्लूइड मीडियम है, उसको हम लोग एक लेयर्ड स्ट्रक्चर मान सकते हैं। इस गैसियस हवा भरी हुई है इस पूरे कमरे के अंदर में, तो हवा का एक लेयर होगा, फिर दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर होगा, ऐसा मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि गैसियस मीडियम के केस में थोड़ा सा लेयर्ड स्ट्रक्चर को कंसीव करने में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन
हर मॉलिक्यूल के हर दिशा में होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो ऐसा भी हम मान सकते हैं कि किसी भी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर एक प्लेन पर मॉलिक्यूल्स होंगे और इट माइट बी फॉर्मिंग लेयर। और लिक्विड्स में भी हम लोग एक लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात सोच सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो जैसे गैसियस मीडियम में अगर कोई वेव जब प्रोपिगेट नहीं कर रहा है तो गैसियस मीडियम का अपना एक डेंसिटी होगा और एक स्पेस के गिवन वॉल्यूम में एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस होगा, गैस का एक फाइनाइट मास होगा। और गैसियस मीडियम के दो लेयर्स के बीच हम एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा। तो इस तरह से ये लेयर्स हैं, ऐसा हम लोग इमेजिन जस्ट कर सकते हैं सरलता से बातों को समझने के लिए। इस तरह से नॉर्मली जब कोई डिस्टरबेंस इस गैसियस मीडियम में प्रोपेगेट नहीं कर रहा है तो इस गैसियस मीडियम के लेयर्स इस तरह से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट करवा दें, वाइब्रेट करवा दें, इसके प्रॉन्ज इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, तो ट्यूनिंग फॉर्क का ये प्रॉन्ज जब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पर जो गैसियस मीडियम का लेयर होगा उस पर फोर्स लगा करके और उसको डिस्प्लेस करते हुए आगे ले जाएगा, वो फिर अपने आगे वाले को दबाएगा और ऐसा होगा कि अभी गैसियस मीडियम का जितना मास इतना वॉल्यूम में है। जब ये प्रॉन्ज आगे जाएगा तो गैसियस मीडियम के उतने ही लेयर्स, गैस का उतना ही मास उससे कम वॉल्यूम में हो जाएगा एंड दिस लेयर्स विल कम क्लोजर। और सेम वॉल्यूम में पहले जितना मास जितने वॉल्यूम में था उससे कम वॉल्यूम में अब उतना ही मास जब चलाएगा तो गैसियस मीडियम की लोकल डेंसिटी बढ़ जाएगी, लोकल प्रेशर बढ़ जाएगा और ये एक हाई प्रेशर जोन की तरह बन जाएगा। तो इसके इस बाउंड्री लेयर के इस तरफ का प्रेशर ज़्यादा और इस तरफ का प्रेशर कम, तो हम कहेंगे कि ये कंडेंसेशन हो गया यहाँ पर और यहाँ पर का लोकल प्रेशर, लोकल डेंसिटी बढ़ गया। अब जब ये प्रॉन्ज पीछे जाएगा तो अपने साथ इस लेयर को ड्रैग करके पीछे ले जाएगा और ये जहाँ था शुरू में उससे भी पीछे तक जाएगा ये। और इस लेयर के इधर का प्रेशर ज़्यादा है और इधर का प्रेशर अभी भी नॉर्मल प्रेशर है, तो इस पर एक नेट फोर्स लगेगा। तो अब क्या होगा, अब ये सारे लेयर्स आगे जाएंगे तो अब इस वाले रीजन में लेयर्स क्लोज आ जाएंगे, लेकिन इस वाले रीजन में नॉर्मली वो जितना सेपरेटेड था उससे भी ज़्यादा से सेपरेटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ की लोकल डेंसिटी कम हो जाएगी, लोकल प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ का बढ़ जाएगा। तो हाई प्रेशर यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चला गया, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ जाएगा और उसके बाद अब यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लो प्रेशर यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ जाएगा। तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में डिस्टरबेंस जब ऐसा है तो ये अनडिस्टर्ब्ड है, और चाहे कंप्रेशन हो चाहे रेयरफैक्शन हो, चाहे लोकल प्रेशर बढ़े चाहे घटे, वो अपने आप में एक तरह का डिस्टरबेंस है। तो जो डिस्टरबेंस हाई प्रेशर के रूप में यहाँ पर क्रिएट हुआ वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ चला गया और उसके बाद ये अपने नॉर्मल प्रेशर पर लौटेगा, फिर यहाँ का प्रेशर नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियम के डिफरेंट पोजीशन पर का प्रेशर अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी।
लोकल प्रेशर और डेंसिटी टाइम के साथ पेरियोडिकली बदलेगा और प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशन के रूप में डिस्टरबेंस मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगा, आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेट होगा और डिस्टरबेंस अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में प्रोपेगेट करेगा। तो ये जो कंप्रेशन है चाहे रेयरफैक्शन है, मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर के प्रेशर का नॉर्मल प्रेशर की तुलना में ज़्यादा हो जाना या नॉर्मल प्रेशर की तुलना में कम हो जाना, तो कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ वो सिग्निफाई करेगा कि वहाँ डिस्टरबेंस किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ट्रांसवर्स केस वेव के केस में, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोपेगेट करता था उसके केस में जो मीनिंग वाई का था कि स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो बताता था कि वहाँ पर डिफॉर्मेशन किस अमाउंट में प्रेजेंट है, डिस्टरबेंस किस अमाउंट में प्रेजेंट है, डिस्टरबेंस का कौन सा फेज उस पार्टिकुलर पोजीशन पर उस मोमेंट ऑफ टाइम टी पर प्रेजेंट है। जो मीनिंग वहाँ वाई का था वही मीनिंग यहाँ पी का होगा कि मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू से कितना ज़्यादा है चाहे कितना कम है, वो बताएगा कि वहाँ मीडियम में ट्रैवल करने वाला डिस्टरबेंस का कौन सा अमाउंट प्रेजेंट है, डिस्टरबेंस का कौन सा फेज प्रेजेंट है। तो ये कंप्रेशन या रेयरफैक्शन, प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन, ये डिस्टरबेंस के फेज को डिनोट करेगा। और चूंकि यह भी वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, तो ट्रैवलिंग वेव को जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां होगी। और जिस तरह के इक्वेशन से ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट होता है उसी तरह के इक्वेशन से किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करने वाला साउंड वेव भी रिप्रेजेंट होगा, जो कि एक प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव है, जो उस मीडियम में एक फाइनाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। और स्ट्रिंग वेव के ही तरह किसी गैसियस मीडियम में साउंड वेव किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, प्रोपगेट करेगा, मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर होगा, वो वेव का स्पीड, डिस्टरबेंस के प्रोपगेट करने का स्पीड मीडियम के इलास्टिसिटी और इनर्शिया पर जैसे डिपेंड करता था स्ट्रिंग वेव के केस में, वैसे ही यहाँ भी डिपेंड करेगा। और वो मीडियम के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो जो सारी बातें वहाँ थी सही, वो सारी की सारी बातें यहाँ भी सही होंगी। और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस गैसियस मीडियम में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव को या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले इस लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव को वैसे ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे इक्वेशन से स्ट्रिंग में ट्रैवल करने वाले वेव्स को रिप्रेजेंट करते थे। एग्जैक्टली वैसा ही इक्वेशन होगा, लेकिन वहां जो चीज वाई होता था, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसके जगह पर यहां क्या होगा, यहां लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो इस गैसियस मीडियम का कोई भी लेयर अपने मीन पोजीशन से कितना आगे या पीछे है किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर, ये अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है, तो वो रोल प्ले करेगा वाई का। और इसके लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग एस से डिनोट करें तो जो चीज वहां पर वाई होता था वही चीज यहां पर एस होगा, वही चीज यहां पर एस होगा। और y के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को हम लोग क्या लिखते थे, a एम्पलीट्यूड, यहां s के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को लिखेंगे s नॉट, तो s इज इक्वल टू s नॉट, और बाकी चीजें जैसे होती थी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर यहां माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट करेगा।
अगर यहाँ प्लस लेंगे तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सारी बातें वहां सही थी वो सारी की सारी बातें एग्जैक्टली उसी तरह से यहां भी सही होंगी। सिर्फ एक फर्क है, y के जगह पर s लिया गया है और a के जगह पर s0 लिया गया है। ओमेगा और k का जो मीनिंग वहां था वही मीनिंग यहां होगा। जैसे वहां भी ओमेगा का मतलब होता था 2π/t, जहां t था स्ट्रिंग के किसी एक पार्टिकल को अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगता था, तो यहां होगा कि गैसियस मीडियम के किसी एक लेयर को अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या इसको 2π लिख सकते हैं। k को वहां भी 2π/λ लिखते थे, यहां भी 2π/λ लिखेंगे। k को हम लोग प्रोपिगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर कह सकते हैं। तो ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर द वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इट इज ट्रेवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। आप इसको कोसाइन फंक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन या कोसाइन किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में डेवलप किया है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तभी ये सेम उसी वेव को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ दोनों में एक फेज का 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। S इज इक्वल टू S0 cos ओमेगा टी माइनस kx या cos ओमेगा टी प्लस kx। एक दूसरा भी तरीका हो सकता है इस गैसियस मीडियम में ट्रेवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट करने का। जैसे यहां पर हम लोगों ने मीडियम के किसी लेयर का उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट s को t-x/v का या x-vt का फंक्शन बना करके और इस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव का इक्वेशन लिख दिए। आप अभी मैंने बताया कि जब वेव ट्रेवल करता है मीडियम में, तो मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर और डेंसिटी भी टाइम के साथ पीरियोडिकली बदलता है। तो मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर के प्रेशर का वैल्यू उसके नॉर्मल वैल्यू से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, और उसको अगर प्रेशर के वेरिएशन को t-x/v या x-vt या t+x/v या x+vt के फंक्शन के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, तो वो भी इस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेशर का वेरिएशन बता करके भी हम लोग इस वेव का इक्वेशन लिख सकते हैं। और किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा P0 से बढ़ सकता है। प्रेशर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एक्सेस प्रेशर का P0 अगर हो सकता है, तो यहाँ पर A की जगह पर P0 लेंगे। इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो P0 साइन ओमेगा टी माइनस kx या ओमेगा टी प्लस kx, again depending upon the fact whether the wave is propagating in positive x direction or negative x direction, और p is equal to p0 cos ओमेगा t माइनस kx या ओमेगा t प्लस kx। इस तरह के इक्वेशन से हम लोग किसी मीडियम में ट्रेवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग क्या है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप मीडियम के किसी लेयर का किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर मीडियम के पोजीशन x पर के लेयर का टाइम t पर उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बता करके अगर इस मीडियम में ट्रैवल करने वाले मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूजुअली इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव बोला करते हैं। ये बस बोलने की बात है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बता करके वेव की जानकारी दे रहे हैं, तो हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट वेव बोल देते हैं। और अगर प्रेशर का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी कैसा हो रहा है,
ये बता करके उस मीडियम में ट्रैवल करने वाले डिस्टर्बेंस के बारे में, वेव के बारे में अगर आप सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो यूजुअली हम लोग प्रेशर वेव इसको बोल दिया करते हैं। नाम अलग अलग बोल देते हैं लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, दीज आर नॉट टू डिफरेंट वेव्स। एक ही वेव को हम लोग दो अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। सिर्फ एक फर्क इस कॉन्टेक्स्ट में हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आप इस गैसियस मीडियम में या किसी भी मीडियम में ट्रैवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव को डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में रिप्रेजेंट करें एक बार, और दूसरी बार फिर उसी वेव को प्रेशर वेव के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। मतलब जिस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी समय प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं है। दोनों एग्जैक्टली सेम वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर के वेरिएशन का फेज और डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन का फेज ये दोनों थोड़ा अलग है। और मैं डिटेल्ड मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूं इस क्रैश कोर्स के अंदर में, समय की कमी को देखते हुए। जब आप डिटेल्ड मैथमेटिक्स करेंगे तो ये दिखाया जा सकता है कि देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इक्वेशन ले रहे हैं S = S0 sin ωt - kx, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, तो उसी वेव को जब प्रेशर वेव के रूप में लिखना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेव में अगर हमने साइन लिया है तो प्रेशर वेव में कॉस लेंगे, P = P0 cos ωt - kx लेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेव को कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेशर वेव को साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट आई हैव stated is कि there is a phase difference, there is a phase difference of π/2 between the displacement wave and pressure wave, displacement wave and pressure wave। और डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने का क्या मतलब हुआ, मैं समझता हूं कि ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस समय मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू पर होगा, उस पोजीशन पर के लेयर का डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। सो देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन द प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव। और अगर किसी गैसियस मीडियम में साउंड वेव के वेलोसिटी का, जिस स्पीड से साउंड वेव गैसियस मीडियम में ट्रेवल करेगा, वेव वेलोसिटी का, वेव स्पीड का, अगर आप एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बट अगेन टाइम के कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम लोग वो डेरिवेशन पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर, जहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डेरिवेशन करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। इस कोर्स में भी वहाँ मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, और जहाँ डेरिवेशन को इग्नोर किया जा सकता है मैं डेरिवेशन को इग्नोर कर रहा हूँ। सो दिस कैन वेरी इजीली बी डेराइव्ड। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि अगर आप साउंड वेव का या लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव का गैसियस मीडियम में स्पीड क्या होगा प्रोपेगेशन का, अगर उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव
मैकेनिकल वेव, और यहाँ पर हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव in a gaseous medium is given by V is equal to under root B by rho, जहाँ B है, B is bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity of given gaseous medium, and rho is normal density of gaseous medium. Normal density means density of gaseous medium at NTP when no wave, no disturbance is traveling through the medium. Normal density of medium. और न्यूटन ने ये आर्गुमेंट किया कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव गैसियस मीडियम में प्रोपेगेट करती है वो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में प्रोपेगेट करती है, और कंप्रेशन के समय वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज होता है। लेकिन ये चेंजेस बहुत स्लो प्रोसेसेस हैं, और मीडियम के स्मॉल पार्ट में जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस होता है तो वो स्मॉल कंप्रेस्ड या रेयरफाइड पार्ट ऑफ मीडियम अपने चारों तरफ से वाइडर पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द मीडियम के साथ डायरेक्ट थर्मल कांटेक्ट में होता है, और ये प्रोसेसेस इतने स्लो होते हैं कि वो स्मॉल कंप्रेस्ड या रेयरफाइड पार्ट ऑफ मीडियम को अपने सराउंडिंग मीडियम के साथ हीट एक्सचेंज करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, एंड दिज प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेज टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये आइसोथर्मली होता है। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज की प्रक्रियाएं आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं। और अगर ये मान के हम लोग काम करें कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, तो न्यूटन ने कैलकुलेट किया कि दिस बल्क मॉडुलस, न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन्स फॉर्मूला इसको हम लोग कहते हैं, तो न्यूटन ने कैलकुलेट किया कि दिस बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द मीडियम, सो वी विल बी अंडर रूट पी बाई रो। लेकिन एयर के लिए STP पर जब P और रो का वैल्यू हम लोगों ने रखा तो एयर में एट STP साउंड के वेलोसिटी का वैल्यू न्यूटन के फॉर्मूले के मुताबिक 280 मीटर पर सेकेंड आ गया, जबकि इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड होता है। सो देयर वाज सम एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला, इतना बड़ा डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने ऐसा माना कि न्यूटन के फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी है। और बाद में लैपलेस ने इसे करेक्ट किया, लैपलेस ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया और इन्होंने न्यूटन का उल्टा आर्गुमेंट लिया। इन्होंने कहा कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, वे इतने भी स्लो प्रोसेसेस नहीं होते हैं कि उसको हीट एक्सचेंज का सफिशिएंट टाइम मिल जाए। ये बात सही है कि मीडियम का कोई भी स्मॉल कंप्रेस्ड या रेयरफाइड पार्ट अपने चारों तरफ से वाइडर पार्ट ऑफ द मीडियम के साथ डायरेक्ट थर्मल कांटेक्ट में होता है, बट दिस प्रोसेसेस आर सो फास्ट कि उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है हीट एक्सचेंज करने का, और ये प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंजेस होते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस नहीं हैं, ये एडियाबेटिकली चेंज करते हैं, एंड दे ओबे the rules of adiabatic process. So PV to the power gamma is equal to constant को ओबे करते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस होते हैं। और जब ऐसा मान करके कैलकुलेट किया गया, then V came out to be equal to under root gamma P by rho,
वेयर दिस गामा इज Cp/Cv। ये गैसियस मीडियम के मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है। इसको एडियाबेटिक एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और जब हम लोगों ने लैप्लेस फॉर्मूले को लगाया तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मिल गया। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी का करेक्ट फॉर्मूला यही है। आफ्टर लैप्लेस करेक्शन v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई रो। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने के लिए गैसियस मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई रो। और चाहे न्यूटन हो चाहे लैप्लेस हो, इन दोनों ने ही ये माना कि हम लोग गैसियस मीडियम को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करवाएंगे। तो अगर हम लोग आइडियल गैस की तरह ट्रीट करवाएं तो वो गैसियस मीडियम जो है वो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ अ स्टेट को ओबे करेगा। तो PV इज इक्वल टू, अगर जितने पार्ट ऑफ द मीडियम के जितने बड़े पार्ट को, जितने बड़े वॉल्यूम को हमने कंसीडर किया है, उतने वॉल्यूम में अगर उस गैस का m मास है और उसका मोलर मास m है, तो इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू m/mRT। और इस वॉल्यूम को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो मास बाई वॉल्यूम विल बी डेंसिटी। तो P जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो RT बाई m, और यहाँ से P बाई रो हो जाएगा RT बाई m। तो P बाई रो के जगह पर अगर RT बाई m रख दें तो गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट गामा P बाई रो, ये तब्दील हो जाएगा इस तरह से अंडर रूट गामा RT बाई m के फॉर्म में। तो ये गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि प्रेशर के वेरिएशन का गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमें यह देखना है कि प्रेशर के वेरी करने से गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर टेम्परेचर भी बदल रहा है और साउंड की वेलोसिटी बदल गई तो वो टेम्परेचर के बदलने से बदली या प्रेशर के बदलने से बदली हम नहीं बता पाएंगे। तो अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस का प्रेशर बदल जाए तो क्या उस गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी बदल जाएगी। तो आप यहां से देख सकते हैं ये P और रो का रेशियो RT/m है। गिवन गैसियस मीडियम का मोलर मास कांस्टेंट फिक्स्ड, ये मोलर गैस कांस्टेंट इज फिक्स्ड, और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये पूरा चीज कांस्टेंट है। तो अगर P बदलेगा तो रो भी इस तरह से बदलेगा कि P बाई रो कांस्टेंट रहेगा, और उस गैसियस मीडियम में गामा इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट फॉर गिवन गैसियस मीडियम। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के प्रेशर के बदलने का उस गैसियस मीडियम में साउंड के वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव in a gaseous medium remains unchanged if pressure changes at constant temperature, if pressure changes at constant temperature। और दूसरी बात पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो वो तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ए गैसियस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैसियस मीडियम।
वो गैसियस मीडियम के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने से घटती है। तो ये है कि किसी गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह के इक्वेशन से किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करने वाले साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी पर प्रेशर के चेंज का, टेम्परेचर के चेंज का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साउंड की वेलोसिटी जो गैसियस मीडियम में होती है उस फॉर्मूले को और दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं। ये सारी बातें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में इन सारे फॉर्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ऑर्गन पाइप, बीट और डॉपलर्स इफेक्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।